हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रात के डिनर के बाद सभी लोग जा चुके थे। अनया स्टडी रूम में जा रही थी और उसके पीछे प्रिया। उसको कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। हालांकि अनया को आकृति से बात करनी थी, क्योंकि उसकी माँ ने दोनों को अलग अलग कमरों में रखा है और उसको बात करने का मौका तक नहीं मिल रही है। जब से वो बनारस से पुणे आई है, वो ठीक से आकृति से बात तक नहीं की। प्रिया और अनया स्टडी रूम में जाते हैं और वहाँ जाके अनया जो है थोड़ी सी चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलती है, क्या है प्रिया, क्या बात करनी है, बोलो। प्रिया उसको समझाती हुई कहती है, तू इतनी गुस्सा क्यों कर रही है, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। तुमने वंश को देखा? ऑफ कोर्स देखा, घर पर ही तो आया था, पूरे टाइम यहीं पर था, तो देखा क्यों नहीं देखा। मैंने बोला कि वंश के नज़रिए को देखा, वो किस तरह से आकृति को देख रहा था। क्या मतलब? जब से वंश आया, जब से वंश की नज़रें आकृति पे पड़ी, वो किस नज़र से उसको देख रहा था, तू समझ रहा है ये सब? अनयन उसकी तरफ देखते हुए कहती, प्रिया मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी नज़रों से ये सारी चीज़ें छुपी हुई है? नहीं प्रिया, मैं उसकी पहली नज़र, जब उसने पहली नज़र आकृति पर डाली, तब भी मैंने उसकी नज़रों को पकड़ लिया था। पर डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। यार तुम्हें अच्छे से पता है ना वो किस तरह का इंसान है। वो एक प्ले बॉय है कई लड़कियों के साथ। आई नो, मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। यार दोस्ती अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह। अगर मेरे लिए मेरी फैमिली ज़रूरी है, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मेरे ये सब ज़रूरी है। प्रिया उसके हाथों को थामते हुए कहती है, अनया मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि इस वंश से दूर रहो, ये अच्छा इंसान नहीं है। अनया उसको समझाते हुए कहती है, प्रिया रिलैक्स, तुम भी अच्छे से जानती हो मैं उसे अपना दोस्त समझती नहीं। बस उसके ज़रिए हमें जिसके बारे में जाननी है, बस उसी लिए मैं उसको जी रही हूँ, वरना उसको कब का अपनी आंखों से दूर कर देती। प्रिया यार ये सब कब खत्म होगा? तभी पीछे से आवाज़ आती है, होगा प्रिया, जल्दी खत्म होगा। वो दिन आ गया है प्रिया, जिसका हमें सालों से इंतज़ार थी। पीछे रिया खड़ी थी। अनया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर रिया को गले लगाते हुए कहती है, दी फाइनली आप आ गए। हाँ अब क्या कर सकते हैं, हम अपने हमारे सीक्रेट्स बस यहीं तक तो सीमित है। अब इस कमरे में खुल कर बातें नहीं किए तो क्या किए, बाहर की दुनिया में तुम मेरी मालकिन, मैं तुम्हारा नौकर। दी कैसी बातें कर रहे हो आप? तो क्या बोलूँ, सच तो यही है ना। दी प्लीज़, आपको भी पता है ये सब मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग ज़बरदस्ती मुझसे करवा रहे हो। यार मैं खुलकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के एक तो पहले मुझे लड़का बना के रखा है, और दूसरी आप मेरी बड़ी बहन हो, और दुनिया की नज़रों में आप मेरी बॉडीगार्ड हो। यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिया उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहती है, बच्चा अगर हमें तुम्हारी जान की फिक्र नहीं होती ना, तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए नहीं देखती। आई नो तुम्हें लड़की होना अच्छा लगता है, तुम्हें लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता है, पर क्या कर सकते हैं। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हमारा परिवार इस जगह पे चिपके रह रहा है, नए नाम नए पहचान के साथ। हाँ दी मुझे पता है, लेकिन मुझे भी जाननी है आखिर क्यों, क्यों ये सब हो रहा है। सब मिलेगी, सब पता चलेगी, सबको जाननी है।
थोड़ी सी वक्त है, वो वक्त भी पूरा हो जाए, उसके बाद अनया जाकर सोफे पे बैठ जाती है और कहती है, दी मुझे तो समझ में नहीं आता ये आप लोग का वक्त कब ख़त्म होगा। मुझे जाननी है यार, आप लोग क्या मैं बोलूँ। खैर छोड़िए, एक तो मम्मी दादी सब के सब। तभी पीछे से आवाज़ दी, क्या बेटा, क्या सब के सब। दादी, माँ, दादाजी, पापा चारों खड़े थे। ये एक सीक्रेट डोर होती है इस घर में। एक मेन स्टडी का डोर अलग और स्टडी से कनेक्टेड एक और डोर है, जिसमें सिर्फ फैमिली वाले ही यूज़ करते हैं या वही जानते हैं। तो वहाँ से 4 लोग आते हैं, आने के बाद जो है उस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। मेन डोर तो पहले से ही बंद थी। अनया अपनी माँ, दादी, दादाजी, पापा को देखती है और कहती है, हाँ तो बताइए, मुझे जाननी है कि हम हैं कौन और आप लोग क्यों नए नाम नए पहचान के साथ आप रह रहे हो यहाँ पे, और मुझे लड़का क्यों बना के रखा है। आप लोग भी अच्छे से जानते हो मुझे लड़की बन के रहना अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों ने पिछले 15 सालों से अच्छी खासी मेरी लड़की वाली इमेज को पूरी तरह से सीक्रेट कर दिया है और मुझे लड़का बना दिया है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। दादी माँ कहती है, दादी माँ बात वो नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी तो जानने का हक है ना। अब देखो, मैं 25 साल की होने वाली हूँ, होने वाली हो, अभी हुई तो नहीं हो ना। अनया की मम्मी कहती है, मम्मी यार प्लीज़, आपको ही पता, अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। अब ये कितने टाइम रह गया है वो सोच कर बताती, हाँ 12 दिन, 12 दिन रह गए हैं। अब तो बता दो, 12 दिन अभी बाकी है बेटा। अनया के पापा आगे आते हैं और उसका हाथ पकड़कर जो है अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, बेटा तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्या जाननी है तुम्हें। पापा मुझे भी जाननी है, हम कौन हैं और क्यों बार बार दी बोलती हैं कि हम छिपके रह रहे हैं, हमारी नाम पहचान ये नहीं है। अनया के पापा रिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा पापा प्लीज़, मैं आपको भी पता है कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ वो बात अलग है कि मेरी बहन बहुत समझदार है और इस कमरे के अलावा कहीं और ये नहीं इसके मुंह से निकलते हैं कि मैं इसकी बहन हूँ। अनया के पापा अपने हाथ फैलाते हैं, रिया भी उनके पास जाती है, उनके दूसरे साइड बैठते हुए उनके साइड हग करते हुए कहती है, पापा मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। रिया कहती है, पापा मस्त चल रही है, चलो बढ़िया है, ट्रेनिंग करती रहना, और हाँ ट्रेनिंग से चुकनी नहीं है। हाँ पापा। पापा अब तो अनया की शादी हो गई है और इसकी जो भी कुंडली का जो भी चीज़ें थी जो गुरुजी ने बताई थी, क्या उसका कोई सोल्यूशन निकला। तो अनया भी पापा की तरफ दिखती है, हाँ पापा आपने बोला था, अब तो मेरी शादी भी हो गई है और मेरी मनपसंद लाइफ पार्टनर भी मिल गया। अनया की मम्मी हंसते हुए कहती हैं, हाँ बेटा तुम्हारी मनपसंद लाइफ पार्टनर, सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारी कुंडली के अनुसार लाइफ पार्टनर मिल गई है। ये और भी अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद भी है। हाँ ना मम्मी। ओके बेटा, कल गुरुजी आ रहे हैं, अब वही देखेंगे और बताएंगे कि आगे क्या किया जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हम वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे। दुनिया, क्या हम इस दुनिया के नहीं हैं। अनया कहती है, बेटा हम इसी दुनिया के हैं, बस अपनी पहचान के साथ अपनी जगह पर जाएंगे जहाँ से हम लौट कर वनवास लेकर निकले हैं। अच्छा ये बात है। प्रिया चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अनया की मम्मी प्रिया को अपने पास बुलाती है और कहती है, प्रिया क्या हुआ बेटा। कुछ नहीं आंटी, मम्मी पापा की याद आ गई, सालों बीत गए, कई साल हो गए, मैंने उन्हें देखा तक नहीं, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी, पता नहीं क्या करते होंगे मेरे मम्मी पापा के साथ, वो है भी या नहीं। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इतने उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा,
अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ये लोग हमारा तलाश जारी नहीं रखते। यानी कि हमारी तलाश हो रही है, इसका मतलब कि वो लोग अभी भी ज़िंदा है। प्रिया कुछ नहीं कहती। वो अपना सिर जो है झुकाकर वहीं पे बैठ जाती है। दादी माँ प्रिया का सिर सहलाते हुए कहती है, बेटा आप टेंशन मत लो। आपके पापा बहुत ही बहादुर इंसान हैं। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को त्याग दिया, लेकिन हम उनका ये कर्ज कभी नहीं भूलेंगे। हम उनको बचाएंगे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कोई हैं, जैसे कि कहीं और के हैं और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाकर पुणे आकर रह रहे हैं। अब इनकी क्या कहानी है वो तो हम बाद में जानेंगे। अनया कहती है, मम्मी। हाँ बेटा, क्या मैं जाऊँ? कहाँ? "अ, वो मम्मी वो रिया हंसते हुए कहती है, मम्मी इसको आकृति से मिलने जानी है ना। अनया की मम्मी अनया को डांटते हुए कहती है, बेटा अभी नहीं, कल गुरुजी आ रहे हैं, घर में पूजा है, उसके बाद ही तुम अपनी बीवी से मिल सकते हो, या यूँ कहूँ कि अपने कमरे में लेके जा सकते हो। यार मम्मी आप बहुत निर्दयी हो। अच्छा, हमने ऐसा क्या किया? मम्मी एक तो शादी हो गई है, अब मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया। अब नए नए रस्म, नए नए रिवाज। बेटा ये नया नहीं है, ये पुराने ही हैं। हाँ वो बात अलग है कि आपको नहीं पता, पर मम्मी मिलने तो जा सकती हूँ ना। मिलनी है? हाँ मिलनी है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो 2 मिनट? नहीं नहीं मम्मी, कम से 10 मिनट। 10 मिनट? बिल्कुल भी नहीं, 2 मिनट। मम्मी प्लीज़, 8 मिनट, 2 मिनट, बिल्कुल भी नहीं, मुझे 5 मिनट चाहिए। रिया कहती, तुम्हें मिलना है या कुछ और करनी है? अनया उसकी तरफ देखते हुए, क्या दी आप भी? मम्मी प्लीज़, 5 मिनट से पहले मत आना। वो वहाँ से उठती है और दरवाज़ा खोलकर दौड़ते हुए आकृति के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सभी जो है वहाँ पे हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, एकदम पागल है ये। हाँ क्या कहें मम्मी, प्यार होता ही है ऐसा चीज़। वो प्रिया की तरफ देखते हुए कहती है, इंसान अपना संतुलन, अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता है प्यार में। उसको उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। उसकी नज़रों को समझते हुए दादी माँ कहती, हाँ हाँ बेटा हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हो और किसको देख कर कह रहे हो। रिया अपनी नज़रें हटा लेती है और दादी माँ को देखते हुए कहती है, हाँ तो आप सब जानती हैं, लेकिन फिर भी रिएक्ट तो आप ऐसे करते हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या करें बेटा, अब जिसको चाहिए उसी को मेहनत करनी है, और बिना मेहनत इस दुनिया में कोई चीज़ मिलती नहीं है। हाँ हाँ दादी माँ मैं समझ रही हूँ। ओह रिया उठती है, अपनी माँ की गोद में सिर रखते हुए बैठ जाती है ज़मीन पर और कहती है, मम्मी आखिर कब तक हम इस तरह रहने वाले हैं? दुनिया की नज़रों में मैं अनैन की बॉडीगार्ड हूँ, एक नौकर, यहाँ तक कि सर्वेंट की नज़र में भी। अनया की मम्मी रिया का सिर सहलाते हुए अपनी बेटी के फोrehead पे किस करते हुए कहती है, बेटा क्या करें, अपने बच्चों को छिपाने के लिए, उन लोगों की नज़रों से बचाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा। आप जानते हो ना, अगर हम ऐसा नहीं करते शायद आप उनकी नज़रों में आ सकती थी। आपको पता है ना सालों पहले क्या हुआ था? हाँ मम्मी मुझे अच्छे से याद है। दादी माँ कहती है, चलो छोड़ो ये सारी बातें हम बाद में देख लेंगे, कल गुरुजी आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना क्या करनी है। अनया की मम्मी हाँ में सिर लाती है और कहती है, हाँ आकृति को समझा दिया है, कल वो सारी चीज़ें वो देख लेगी घर की बहू होने के नाते, और गुरुजी की स्वागत की सारी तैयारियाँ उसे ही करनी है, खाने पीने से लेकर सब कुछ। दादी माँ कहती हैं, बेटा देख लेना उसको ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, समझा देना अच्छे से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, गुरुजी नाराज़ नहीं होनी चाहिए।
अनया की मम्मी कहती हैं, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगी, मैं उसे अच्छे से सब समझा दूँगी और साथ-साथ हालाँकि मैं हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं नज़र तो रख सकती हूँ ना, कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए। दादी माँ कहती हैं, हाँ ठीक है। सभी जो है उठते हैं और वहाँ से अपने-अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। रिया वहीं पर बैठी हुई थी। अनया की मम्मी कहती हैं, बेटा जाओ जाके आराम कर लो। रिया कहती है, मम्मी क्या हम जब वापस लौटेंगे तो क्या हमारी पहचान फिर से वही आएगी या हम नई पहचान बना सकते हैं? अनया की मम्मी कहती हैं, बेटा आप एक राजकुमारी हो और राजकुमारी हमेशा राजकुमारी ही रहती है। दुनिया की नज़रों में भले ही आप कुछ और हो या उन सब की नज़रों में आप लोग मर चुके हो, लेकिन सच तो यही है ना, राजकुमारी रिया ठाकुर अभी भी ज़िंदा है। ठीक है, राजकुमार अनयन ठाकुर। जब हम अपने राज्य वापस लौटेंगे, आपकी पहचान सब कुछ वापस मिलेगा आपको और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको वो सब कुछ करनी होगी जो एक राजकुमारी होने के नाते करनी चाहिए। रिया कुछ नहीं कहती। मुझे ये बड़ा ख़ानदान नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ने ना जाने किस कलम से हम दोनों की किस्मत लिखी है। एक को लड़का बना दिया और दूसरी को राजकुमारी। यही बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। वही अनाया दौड़ते हुए आकृति के कमरे में जाती है। कमरा खुला था, वो झटके से अंदर घुस जाती है और घुसते हुए तुरंत दरवाज़ा लॉक कर देती है। आकृति उस वक्त मिरर के सामने बैठी हाथों में लोशन अप्लाई कर रही थी। उस वक्त वो येलो कलर की साड़ी पहनी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिरर से ही वो अनाया को देखती है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आकृति के सामने अनाया जाती है और कहती है, बोल तो ऐसे रही हो जैसे लगता है कि मैं कोई अनजान हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मा ने बोला था कि छोड़ो ना, मम्मी ने क्या बोला वो छोड़ो और मेरे पास आओ। ये बोलते हुए उसका हाथ पकड़ती है और अपने करीब खींचते हुए कहती है, क्या हुआ आकृति? यार शादी हो गई है और मैं जब से बनारस से यहाँ आया हूँ तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की हो यार, थोड़ा भी टाइम नहीं देती हो मुझे। आकृति उसको अपने हाथों से थोड़ी सी धक्का देते हुए कहती है, बोल कौन रहा है? हाँ, क्या मैंने आपको मना किया या मैंने आपको रोका? बोलिए। आकृति के हाथ हनाया के सीने पे थे। वो उस हाथ की उंगलियों को थोड़ी थोड़ी ऊपर ले जाते हुए उसके गले तक लेकर जाती है और बहुत ही सिडक्टिव अंदाज में टच करते हुए कहती है, क्या मैंने आपको रोका? बोलिए ना। हनाया उसकी इस हरकत को आंखें फाड़े बस देखे जा रही थी। क्या हुआ? क्या मैंने आपको बोला कि आप मेरे कमरे में मत आइए या मैंने आपके बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी? क्या मैंने बोला? अनाया बस आंखें बड़ी किए हुए शौक होकर बस आकृति की हरकतों को देखे जा रही थी। आकृति उसके गले पे राउंड राउंड करके उंगलियां चला रही थी। यहाँ अनाया मानो गला सूख रहा हो उसका, बार बार अपने गले को तर करने की कोशिश कर रही थी। उसके गले पर वो ऊपर नीचे हो रहे कंठ आकृति को नजर आ रहे थे। आकृति कभी अनाया को देखती है और कभी उसके गले से वो बीचों बीच जो कंठ हिल रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, जब वो खुद के गले को तर करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? आकृति ये क्या क्या कर रही हो? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, वो तो आप है ना। आपने बोला मैं आपसे दूर रह रही हूँ ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही, आपको टाइम नहीं दे रही। देखो तो थोड़ी थोड़ी दूर दूर रहो ना। मैं ठीक है। आकृति उसको छोड़ देती है और जाकर फिर से मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। अनाया
गहरी गहरी सांसें लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। ये क्या था? आकृति कहती है, क्या क्या था जो आपने अभी किया? अच्छा, मैंने क्या किया? देखिए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्मार्ट बन नहीं रही, मैं पहले से स्मार्ट हूँ। अनया उसके हाथों को पकड़ती है और अपनी ओर करते हुए कहती है, अच्छा अब मेरी बारी। ये बोलकर उसको कमर से थाम लेती है और अपनी दूसरे हाथ से उसके गले पर उंगलियां चलाते हुए कहती है, अब बोलो कैसी लग रही है? आकृति आकृति को काफ़ी अच्छे से फील हो रही थी अनाया की उंगलियां। अनाया तो बस ऐसे ही मतलब थोड़ी मस्ती मजाक में थी, होता नहीं है टिक फॉर टैक इसी में। लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ और हो रही थी। जैसे ही अनाया की उंगलियां आकृति के गलों को टच करती है और जैसे दोनों की स्किन एक दूसरे से टच होती है। हालांकि अनाया का ध्यान नहीं था, लेकिन कुछ पल बाद अनाया का भी ध्यान उसके ऊपर चली जाती है, जहाँ पे आकृति अपनी आंखें बंद किए हुए अनाया के टच को फील कर रही थी। अनाया जब ये देखती है तो अपनी उंगलियों को और भी ज़्यादा चलाना स्टार्ट करती है। उसके फेस पर ले जाती है, फोरहेड पर, फोरहेड से टच करते हुए उसके नोज़ लिप्स तक आती है। जैसे उसकी उंगलियां उसकी लिप्स पर आती है, आकृति की आंखें खुल जाती हैं और वो अनाया को देखने लगती है। अनाया आकृति को देख रही थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे मानो खोने के लिए बेचैन हो। अनाया अपनी उंगलियों से आकृति की लिप्स को सहला रही थी। अनाया की नज़रें बस आकृति की लिप्स पर थी। वो धीरे धीरे आकृति की तरफ झुक रही थी। बस 1 इंच रह गई थी दोनों के लिप्स को एक दूसरे से मिलने में। तभी तभी जो है दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आकृति झटके से अलग होती है और अनाया को थोड़ा सा साइड करती है और जाकर फिर से मिरर के सामने बैठ जाती है और अपने सीने पे हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है, बेटा 7 मिनट हो गए, दरवाज़ा खोलो। मम्मी। अनाया आकृति को देखती है। आकृति मिरर से अनाया को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक होता नहीं है परेशान करने वाली स्माइल, जैसे अभी जो इनके बीच होने वाला था वो होते होते रह गया था। अनाया दरवाज़ा खोलो। हाँ 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 मम्मी, मैं खोल रहा हूँ। ये बोलकर वो आकृति को देखते हुए दरवाजे के पास जाती है और जाकर दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी आकृति पर थी। अनाया की मम्मी जो है अनाया को देखती है। अनाया उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, उसकी नज़रें आकृति पर थी और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन भी थोड़े से अलग थे। अनाया की मम्मी समझ जाती है। अनाया को, बेटा हो गया ना बात? अनाया उनकी बात नहीं सुनती। अनाया की मम्मी उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, बेटा बात होगी? हाँ 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 मम्मी, हो गई ना? हाँ चलो अब निकलो यहाँ से। पर मम्मी सुनो ना बेटा, निकलो, जाओ जाके आराम करो, कल गुरुजी आने वाले हैं, उनकी स्वागत की तैयारियाँ भी करनी है और तुम दोनों नए कपल हो तो तुम्हें ही सारी चीज़ें करनी है। मम्मी सुनो ना, आप जाओ ना पापा के पास। अनाया की मम्मी उसके कान को पकड़ते हुए कहती हैं, बेटा थोड़ी शर्म करो और अपने कमरे में जाओ और जाके रेस्ट करो, ठीक है? और तो तुम्हारे दिमाग में, ये तुम्हारी आँखों में जो दिख रहा है ना, वो सब बाद में। चलो निकलो यहाँ से। मम्मी सुनो ना मम्मी, निकलो। अनाया बाहर निकल जाती है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या यार, मतलब मम्मी गजब की कर रही है। आह, ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। आकृति के चेहरे पर स्माइल थी। अनाया की मम्मी अंदर आती है और आकृति को मिरर से देखते हुए, जो कि वो स्माइल कर रही थी, वो देखती है और कहती है, वाह बेटा, मेरी बेटी परेशान हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। आकृति हंसते हुए कहती है, हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ इसमें तुम क्या कर सकती हो?
खैर, कल गुरुजी आ रहे हैं तो सारी तैयारियाँ तुम्हें ही करनी है, उनकी खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें। आकृति कहती है ठीक है, आप बता दीजिएगा क्या करनी है। मैं बेटा जो है कल जो बनेगा सारी चीज़ें तुम्हें बता दूँगी, लेकिन एक बात और, तुम्हें अकेले ही सारी चीज़ें करनी होगी। 3 गुरुजी होंगे और उनके शिष्य भी होंगे, कम से कम लगभग 12-15 लोगों की खाना बनानी होगी। आकृति कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ एक बात और, तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर बनानी होगी। मिट्टी का चूल्हा? हाँ, पर मैंने कभी आज तक उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाई है। हाँ मुझे पता है कि तुमने मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाई है, लेकिन गुरुजी के लिए खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी कैसे क्या करनी है। हाँ तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं बताऊँगी कि कैसे क्या करनी है, तुम्हें उसी अनुसार सब करनी होगी। आकृति कुछ देर सोचती है, फिर कहती है ठीक है मम्मी, जैसा आपको। आप अनया की मम्मी वहाँ से जाने लगती हैं, तभी जो है वो आकृति की तरफ देखते हुए कहती हैं बेटा मुझे अच्छे से पता है कि अनया फिर से आने की कोशिश करेगी, मुझे अपनी बेटी के बारे में अच्छे से पता है। तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलनी है, ठीक है। घर में जब तक पूजा नहीं हो जाती पूरी तरह से, गुरुजी तुम दोनों की कुंडलियाँ देखकर आगे क्या करनी है नहीं बता देते, तब तक तुम्हें अनया को खुद से दूर रखनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आकृति को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब शादी हो गई है और आकृति की कुंडली भी अनया से मिलती भी है, उसके बावजूद भी उन्हें दूर रखा जा रहा था। क्या कारण था? लेकिन आकृति कोई सवाल नहीं करती। अनया की मम्मी जाते हुए इशारा करती हैं कुछ भी हो जाए अनया कमरे में नहीं आनी चाहिए। आकृति हाँ में सिर लाती है। अनया की माँ वहाँ से चली जाती है। आकृति दरवाजे को लॉक करती है उससे पहले ही अनया, जो कि वहीं पे छिपी हुई थी साइड में, माँ के जाने के बाद वो तुरंत फिर से अंदर जाने की कोशिश करती है। आकृति उसे रोकते हुए कहती है प्लीज़, माँ ने बोला है। अरे यार माँ का छोड़ो ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़। नहीं, प्लीज़ बड़ों की बातें माननी चाहिए। अरे यार बस थोड़ी देर, नहीं प्लीज़ थोड़ी देर। आकृति कहती है प्लीज़ देखिए, वो आपकी माँ है, अगर कुछ कह रही हैं तो आपके भले के लिए ही होगी ना। हालांकि मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी उनकी चीज़ों में सपोर्ट कीजिए। और मैं कहाँ जा रही हूँ, यहीं पर तो हूँ। पूजा तक की बात है ना, कोई बात नहीं। अनाया उसी को देख रही थी। आकृति इतनी प्यार से समझाती है और बोलती है, ना चाहते हुए भी अनाया अपना हाथ उस दरवाजे से हटा देती है। अनाया आकृति की बातें सुनती है। आखिर उसको भी पता था यार जो हो रहा है सो उसी के लिए तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आकृति को घूरते हुए कहती है मेरी हाथ लग जाना, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद आकृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे से ही टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद करते हुए उसी फीलिंग को जो उसे फील हुई थी अनया के साथ, जो पल एक दूसरे के साथ इतने करीब थे कुछ पल पहले, उसी पल को याद करते हुए कहती है तेरी मोहब्बत ने दिल को मुकाम कर दिया, हर धड़कन को तेरे नाम दे दिया। जिंदगी थी बस एक सफ़र बेमंजिल, तू मिला तो हर राह को आराम दे दिया। तेरे प्यार ने मेरी रूह को पैगाम दे दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल को मुकाम दे दिया। सो गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। और ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर।